स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल CBSE एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज का ये वीडियो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 मौर्य साम्राज्य। आपका सिलेबस चल रहा था जैसे कि BA फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और ये जो है टॉपिक हर जगह ही यूज़ में आता है। जैसे आपका इग्नू हो गया, DU हो गया, रेगुलर हो गया, सभी जगह जो है ये टॉपिक आपका आता है। तो ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। और ये जो टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य को जानने की ज़रूरत, तो वीडियो को क्या है कि पूरा देखना है आपको बिना स्किप किए हुए। ये टॉपिक जो है आपके आने वाले समय में भी काम आने वाला टॉपिक है, तो इसको क्या है कि पूरा देखें और अच्छे तरीके से समझें। आने वाले समय में आप जो है इस क्वेश्चन से दूर नहीं भाग पाएंगे, मेरी गारंटी है। इस वीडियो को देखते ही आपको क्या है कि इसका आंसर, मौर्य साम्राज्य को जानने की ज़रूरत है, इसका आंसर पूरा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य को जानने की ज़रूरत। तो इसमें क्या है कि भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक नए युग की शुरुआत थी। तो ये आपका क्या है कि थोड़ा भूमिका बना है, तो भूमिका देखते हैं हम क्या है। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक नई युग की शुरुआत थी। यह पूरे भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकजुटता का प्रथम प्रयास था। यानी जो भारतीय इतिहास में जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो एक नए युग की शुरुआत थी, और इसी ने क्या है कि मौर्य साम्राज्य ने ही सबसे पहले राजनीतिक एकजुटता का प्रथम प्रयास किया था। इसके अलावा इतिहास लेखन और स्रोतों में सटीकता के कारण इस काल का इतिहास लेखन आसान हो गया। तो इस काल के जो है कई सारे हमें साक्ष्य मिले हैं, स्रोत मिले हैं, जिनके कारण क्या है कि इसका जो इतिहास लेखन है वो आसान हो गया। साथ साथ देसी और विदेशी साहित्यिक स्रोतों भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध थे। देसी और विदेशी साहित्यिक स्रोत भी हमें उपलब्ध थे, और इस साम्राज्य ने बड़ी मात्रा में पुरालेखीय रिकॉर्ड इस अवधि के इतिहास लेखन के लिए छोड़ दिया है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक तथ्य भी, जिसमें पत्थर की मूर्तियां मौर्य कला के नायाब उदाहरण थे। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि अशोक के शिलालेख उसके शक्तिशाली और मेहनती होने का संदेश देते हैं, जो अधिकांश शासकों से पूरी तरह से भिन्न था। तो इसमें यही बताया गया है भूमिका में कि आपके आगे क्या पॉइंट आने वाले हैं और कौन कौन सा जो है इतिहास लेखन में इसके आसान क्यों हुए, क्योंकि इनके बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। इस साहित्यिक स्रोत हो जाए या पुरातात्विक स्रोत या अशोक के शिलालेख हो जाए, तो बहुत सारे जो हमारे पास स्रोत है जिनसे क्या है कि मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास लेखन है वो आसान हो गया है। अगला टॉपिक है आपका, इसी में ये आपकी भूमिका थी। अब चलेंगे हम टॉपिक के ओर। तो प्रमुख ग्रीक और रोमन लेखकों का वृत्तांत, तो इसमें आता है मेगास्थनीज की इंडिका। इसके बारे में जानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत ग्रीक में मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। वह सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था। इसने अपना काफ़ी समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बिताया था। उसने अपना वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया था, जो कि कई भागों में है। फिर भी उसकी किताब मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। उसने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र की राजधानी और उसके प्रशासन और सैन्य संगठन के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। उसने समकालीन सामाजिक जीवन के बारे में उल्लेखनीय चित्रण किया है। तो ये था मेगास्थनीज की इंडिका बुक। इसने बुक में क्या है कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका थोड़ा वर्णन किया है और कुछ अपने बारे में बताया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपकी जो थी मेगास्थनीज की इंडिका बुक। चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, इसी में अन्य लेखक भी है। मेगास्थनीज के अतिरिक्त सिकंदर के महान 9 सेनापतियों में एक निरियाकस द्वारा फारस की खाड़ी और सिंधु नदी के बीच जल यात्रा का वर्णन उपलब्ध है। फिर डायमेकस का वृत्तांत है, जो सीरियाई दरबार में अमित्र केटे अर्थात बिंदुसार के पास भेजा गया था। तो डायमेकस का जो आपका वृत्तांत है वो सहायता करता है हमें मौर्य साम्राज्य को जानने में। और इसके अलावा जो है सिकंदर, तो ये सारी चीज़ें थी। और जो मैंने आपको ऊपर टॉपिक बताया ये,
तो ये भी क्या है कि मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के आगे है थोड़ा इनकी आलोचना है इसमें कि स्मरणीय है कि चिर प्रतिष्ठित लेखक के वृत्तांत, यानी ऐसे लेखक जो बहुत ही महान थे और उन्होंने क्या है कि बहुत मेहनत करके वृत्तांत लिखा, समान रूप से विश्वसनीय नहीं है। इनके जो लेखन है या वृत्तांत है उनमें क्या है कि विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैगस्थनीज जैसे व्यक्ति ने भी अपने लेखन में बहुत कुछ ऐसी बातों का समावेश किया है, यानी उन्होंने अपने वृत्तांतों में ऐसी बातें भी लिखी है जो सुनी सुनाई थी, जिसके संबंध में उसे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं थी। फिर भी इन विदेशियों के कारण के कथनों और टिप्पणियों से पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी मिलती है, जो भारत के देशज स्रोतों से प्राप्त साक्ष्यों से संतुष्ट होती है। इन सभी वृत्तांतों के सावधानी पूर्वक अध्ययन से प्राप्त जानकारी का अनेक विद्वानों और इतिहासकारों ने उपयोग किया है। तो इसमें थोड़ी सी आलोचना थी। तो ये आपका जो टॉपिक है, आपका ये टॉपिक का नाम है प्रमुख ग्रीक और रोमन लेखकों का वृत्तांत। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका जैन बौद्ध साहित्य। तो जैन और बौद्ध परंपराओं से भी क्या है कि मौर्य काल की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। जैनों का दावा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के उत्तर काल में जैन हो गए थे। अशोक के बारे में हम जानते ही हैं कि वह बौद्ध था। इस ईसा की लगभग 4वीं सदी पूर्व में भद्रबाहु नामक जैन कल्पसूत्र में मौर्यों के बारे में उपयोग जानकारी मिलती है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यवदन, ललिता विस्तर और महावस्तु उस काल की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों अथवा बौद्धिस्तव की जातक कहानियाँ जो ईसा पूर्व 2री अथवा 3री शताब्दी में संकलित की गई, और यह भी मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और भी है श्रीलंका में पाली इतिवृत्त है, दीपवंश और महावंश। दीपवंश थोड़ा पुराना है, महावंश उसके बाद है, जो संभवतः ईसा की 5वीं सदी में पूरा किए गए थे, जो मौर्य कालीन भारत पर प्रकाश डालते हैं। तो ये था जैन बौद्ध साहित्य। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इनके बारे में और इन्होंने कैसे क्या है मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत दिए हैं। नेक्स्ट है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखी एक किताब थी। इसका जो लेखक था वो कौटिल्य था। इसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। सन 1904 में आर साम शास्त्री ने प्रथम बार अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज की थी। यह ग्रंथ 15 अधिकरण यानी 15 पाठों में विभाजित किया गया है, जो कि आगे 3 भागों में के अंतर्गत 180 पाठों में विभाजित किया गया है। 15 भाग, पहले तो 15 अधिकरण में विभाजित किया, जो कि आगे 3 भागों में के अंतर्गत जो है 180 पाठों में विभाजित किया गया है। इसके पहले भाग में शासक और उसकी परिषद एवं सरकार के विभिन्न विभागों की चर्चा की गई है। दूसरा भाग है उसमें क्या है कि मैंसिविल और क्रिमिनल नियम कानूनों का वर्णन है। तीसरे भाग में युद्ध और कूटनीति का जिक्र किया गया है। ये ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इसमें का मतलब है इस ग्रंथ में मौर्य आंतरिक प्रशासन और विदेशी संबंधों का आदि जिक्र किया गया है। तो ये था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये स्रोत। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था हो, उनके जो संबंध है विदेशी संबंध उनके बारे में, आंतरिक प्रशासन हो, तो बहुत सारी जो क्या है कि जानकारी देता है अर्थशास्त्र। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। तो यह संस्कृत में लिखित एक नाटक है। यद्यपि इसका लेखन कार्य गुप्त काल के दौरान किया गया है, लेकिन यह ग्रंथ कौटिल्य की सहायता से नंद शासक के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में वर्णन करता है। यह ग्रंथ भी मौर्य शासकों के शासन काल में सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो ये था आपका विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका अशोक के शिलालेख। तो पश्चिमोत्तर भारत में पाए गए अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए। अशोक के कुल 14 प्रमुख शिलालेख मिले हैं। कलिंग के 2 शिलालेख नव विजित रूप में पाए गए हैं।
अशोक के बहुत सारे शिलालेख को कई महत्वपूर्ण शहरों में लगाया गया है। कुछ बड़े शिलालेख पाए गए तथा ज़्यादा संख्या में छोटे शिलालेख पाए गए। सातवां स्तंभ लेख राज्य के भीतर धर्म को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को वर्णित करता है। इस प्रकार अशोक के शिलालेख अशोक और मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए मूल्यवान स्रोत बने हुए हैं। तो ये था आपका अशोक के शिलालेख, जो क्या है कि बड़े शिलालेख भी पाए गए और बड़ी संख्या में छोटे शिलालेख पाए गए हैं, जो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत के रूप में देते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और यही था आपका लास्ट जो है टॉपिक अशोक के शिलालेख, और यही थी आज की ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखा होगा तो आप पूरा समझ गए होंगे कि जो आपका मौर्य साम्राज्य था उसको जानने के क्या क्या स्रोत है। तो मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन भी प्रेस कर दे।